अगला हम लोगों का टॉपिक है कि सांख्य दर्शन में पुरुष और प्रकृति में क्या अंतर है। आपको बताया गया कि द्वैतवादी दर्शन है, दो तत्व हैं, एक जड़ है दूसरा चेतन है। दोनों के स्वभाव जो हैं अलग अलग हैं, दोनों एक दूसरे से विरोधी गुण रखते हैं। तो इन दोनों में क्या अंतर है, क्या असमानता है, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो सांख्य दर्शन में पुरुष और प्रकृति, पुरुष और प्रकृति में अंतर। ठीक है, पहला जो है पुरुष क्या है, चेतन है। पुरुष चेतन है, जबकि प्रकृति क्या है, जड़। प्रकृति अचेतन है। अचेतन को ही भौतिक भी कहते हैं, जड़ भी कहते हैं। तो सांख्य दर्शन के पुरुष और प्रकृति में पहला अंतर है कि एक तरफ पुरुष जहां चेतन है वहीं पर प्रकृति क्या है, अचेतन है। पुरुष को चेतन कहने का मतलब कि पुरुष की आध्यात्मिक सत्ता भी है, ठीक ना, आध्यात्मिक सत्ता, जबकि प्रकृति की आध्यात्मिक सत्ता नहीं है। ठीक ना। दूसरा जो है कि पुरुष जो है ज्ञान स्वरूप है, ठीक ना। पुरुष में है क्या है, ज्ञान स्वरूप है या ज्ञान है, आप ये कह सकते हैं। जबकि प्रकृति क्या है, अविद्यात्मक। प्रकृति का निर्माण अविद्या से होता है। आप वैसे भी जानते हैं कि जो जड़ तत्व होगा तो उसमें अविद्या होगी, अविद्यात्मक होगा ही, उसमें तो इस तरह की कल्पना करना ही क्या है, बेकार है। उसमें ज्ञान कहाँ से होगा? हाँ, ज्ञान कहाँ से होगा। तो सांख्य दर्शन में पुरुष जो है ज्ञान स्वरूप है, जबकि प्रकृति क्या है, अविद्यात्मक। अविद्यात्मक होने के कारण जबकि प्रकृति अविद्यात्मक है। अविद्या, अविद्या को ही क्या कहते हैं, अज्ञान। है ना। पुरुष ज्ञान स्वरूप है जबकि प्रकृति अविद्यात्मक है। ठीक। तीसरा अंतर जो है पुरुष और प्रकृति में यह है कि पुरुष जो है, अभी हम लोगों ने देखा कि निस्त्रय गुण है। पुरुष निस्त्रय गुण है, निस्त्रय गुण है। पुरुष निस्त्रय गुण है, जबकि प्रकृति क्या है, त्रिगुणात्मक। हाँ, जबकि प्रकृति त्रिगुणात्मक है। ठीक है, इसमें बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है, आप जानते ही हैं कि पुरुष जो है तीनों गुणों से परे है, जबकि प्रकृति का निर्माण ही तीन गुणों से होता है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से। ठीक ना। चौथा जो है पुरुष जो है विकारों से परे है। पुरुष विकारों से परे है, जबकि प्रकृति क्या है, विकारों, हाँ, विकारों को उत्पन्न करने वाली है। ठीक ना। संसार की जितनी भी उत्पत्ति होती है वस्तुओं की, जितनी भी चीजों की, सभी चीजों की उत्पत्ति किससे होती है, प्रकृति से होती है। तो जो विकार भी उत्पन्न होते हैं उनको उत्पन्न करने वाली कौन है, प्रकृति ही है। विकार का मतलब अवगुण या ऐसा कुछ नहीं ना। हाँ, वही काम सकते हैं। अगला है कि प्रकृति जो है जगत का आदि कारण है, विकारों को उत्पन्न करने वाले। और विकारों को उत्पन्न करने वाले।
ठीक ना। अगला मैं क्या बोल रहा था कि प्रकृति जो है जगत का आदि कारण है, अच्छा। ठीक ना। आप लोग इस चीज को जानते भी हैं कि जब संसार की सभी वस्तुएं प्रकृति से ही निर्मित होती हैं, प्रकृति से ही निकलती हैं, प्रकृति से ही व्यक्त होती हैं, तो प्रकृति क्या होगा? आदि कारण होगी। लेकिन प्रकृति का कोई कारण नहीं है। और यहाँ पर पुरुष से क्या अंतर है? पुरुष जो है कार्य कारण श्रृंखला से परे है, अलग है, उसका इन सारी चीजों से कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक ना। अगला अंतर जो है, पुरुष जो है निष्क्रिय है। उसी में पांचवा ही होगा। हाँ, पांचवा क्या बता रहे थे अभी? आदि कारक है, आदि कारक, प्रकृति आदि कारक है। हाँ, और पुरुष प्रकृति आदि कारण है, जबकि पुरुष परे है सबसे। परे है, आदि कारण है, ठीक ना। और पुरुष यहाँ क्या है? परे। अगला जो है प्रकृति जो है सक्रिय है, सक्रिय है, और पुरुष क्या होगा? निष्क्रिय। निष्क्रिय है। निष्क्रिय क्यों है? तो गुणों कुछ की कर रहा है, गुण नहीं है उसमें गुणों, हाँ, परे है। तो प्रकृति सक्रिय है। देखिए, जो विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, आपको बताया गया कि पुरुष और प्रकृति के संयोग से विकास होता है। तो उस विकास की प्रक्रिया में पुरुष कुछ नहीं करता, प्रकृति ही सब कुछ करती है, तीनों गुणों को लेकर। हाँ, क्योंकि प्रकृति ही सक्रिय है, तो जो सक्रिय होगा वही करेगा ना, निष्क्रिय व्यक्ति तो कुछ नहीं कर सकता। तो सांख्य दर्शन का जो पुरुष है वह क्या है? निष्क्रिय है। अगला जो है प्रकृति जो है, आठ साथ है, अगला साथी है। अगला साथी है, हाँ, तो 6 हो गया वो। हाँ, ठीक। और वो एक नंबर ज्यादा लिखा गया है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ना। अभी हमने बताया कि प्रकृति जो है बंधन का कारण है। सांख्य दर्शन में बतलाया गया कि प्रकृति जो है बंधन का कारण है, अविद्यात्मक। आपको बताया गया कि प्रकृति जो है अविद्यात्मक है। तो जब अविद्यात्मक है तो उसके संपर्क में जो भी आएगा वह क्या होगा? अविद्या से प्रभावित होगा, ठीक है ना। अविद्या तो से प्रसिद्ध होकर हाँ, उसको लगेगा कि हम भी सब कुछ हैं। हाँ, तो इस प्रकार सांख्य दर्शन की प्रकृति जो है हमारे बंधन का कारण है। बंधन क्यों होता है? अविद्या से होता है, ठीक है ना। जब हम अविद्या के वशीभूत हो जाते हैं तो क्या होते हैं? बंधनग्रस्त हो जाते हैं। बंधनग्रस्त पुरुष होता है, आभास होता। हमने शुरू में ही बताया कि पुरुष का बंधन होता नहीं है। पुरुष तो नित्य मुक्त है, नित्य मुक्त है, लेकिन उसको आभास होता है। जब अपनापन का संबंध स्थापित कर लेता है तो वह दुखी होता। हमने एक दिन उदाहरण बताया था कि जिस प्रकार मालिक और नौकर में सिर्फ प्रोफेशनल संबंध है, लेकिन यदि नौकर को किसी भी तरह की कोई असुविधा होती है तो उसका प्रभाव जो है मालिक पे भी पड़ता है, ठीक ना, विचलित होता है। पिता पुत्र में जैविक संबंध हैं, ठीक ना। एक चीज ये भी बताई जाती है कि इस संसार में कोई किसी का अपना नहीं है, सभी अपने अपने कर्मों के फल के अनुसार शरीर धारण करके इस संसार में आए हैं, और जो ही आप अपने कर्मों का फल भोग लेंगे तो ही संसार को छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन इस संसार में आकर हम संबंधों का जाल बुन लेते हैं और ये मानने लगते हैं कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरे पिता हैं, ये मेरी माता है, ये हमारी बहन है, ये मेरे भाई हैं। तरह तरह के संबंधों का जाल बुन लेते हैं और उसका परिणाम ये होता है कि हम बंधनग्रस्त अपने आप को महसूस करने लगते हैं, दुखों में पड़ जाते हैं, ठीक ना। जबकि सांख्य दर्शन का पुरुष क्या है? नित्य मुक्त है। वो चीजें इसको प्रभावित नहीं कर सकती, लेकिन हो जाता है। कैसे होता है? आभासी होता है, उसको भ्रम हो जाता है, अविद्या से ग्रसित हो जाता है। जब अविद्या से ग्रसित होगा तो वह अपने आप को बंधनग्रस्त महसूस करेगा,
ठीक ना। अगला जो है सांख्य दर्शन का पुरुष देश और काल से परे है, ठीक ना, देश और काल से परे है, जबकि प्रकृति क्या है, देश और काल में स्थित है। देश और काल का मतलब समझते हैं आप लोग? देश मतलब स्थान और काल मतलब समय। हाँ, जैसे बात आवे कि इस समय आप किस देश और काल में हैं तो आप क्या कहेंगे? आपका स्थान कहाँ है, आप किस स्थान पर हैं? भारत देश में है। हाँ? भारत देश में है। भारत देश कहिए, बिहार कहिए, बिहार में भी बक्सर कहिए, बक्सर में है, गंगा नदी के तट पर है। समय जो हो रहा है 1:40 हो रहा है। तो काल जो है समय, काल की गणना भी यदि आप उस तरह से देखें जो हिंदू धर्मों के अनुसार है, पंचांग। हाँ, पंचांग के अनुसार, तो काल का गणना आता है ना, काल गणना। और इस तरह हम लोग आधुनिक ढंग से देखें तो ये कह सकते हैं कि 1:40 ये काल है, आपका समय है, और स्थान आपका जगह जो बताया है, ठीक ना। तो सांख्य दर्शन का पुरुष देश और काल से परे है, जबकि प्रकृति जो है देश और काल में क्या है, स्थित है, ठीक ना। अगली जो दोनों में विशेषता है कि प्रकृति क्या है, एक है, ठीक ना, प्रकृति एक है, जबकि पुरुष क्या है, अनेक है। अभी आपने देखा कि सांख्य दर्शन पुरुष की अनेकता को सिद्ध करने के लिए प्रमाण देता है, ठीक ना, जिसके आधार पर आप ये कह सकते हैं कि पुरुष अनेक है, जबकि प्रकृति क्या है, एक है, ठीक ना। प्रकृति एक है और प्रकृति से ही संसार की सभी वस्तुएं निकलती हैं या विकसित होती हैं। इसीलिए सांख्य दर्शन प्रकृति को विश्व का या जगत का आदि कारण कहता है, ठीक ना। अगला जो है कि प्रकृति जो है भोग्या है, ठीक ना, प्रकृति क्या है, भोग्या है, और पुरुष क्या है, भोक्ता है। प्रकृति क्या है, भोग्या है, और पुरुष जो है भोक्ता है। पुरुष भोक्ता है और प्रकृति जो है भोग्या। आपको बताया गया कि प्रकृति से उत्पन्न जितनी भी चीजें होती हैं, सारी वस्तुएं जो हैं किसी न किसी के लिए भोग के लिए होती है। प्रकृति स्वयं उनका भोग नहीं कर सकती, और जब प्रकृति उनका स्वयं भोग नहीं कर सकती तो कोई ना कोई ऐसी चेतन सत्ता अवश्य होगी जो उनका उपभोग करे। जैसे आम पकता है या पेड़ पर आम फल देता है तो उसका उपभोग कौन करता है, आम करता है? नहीं करता। उसका उपभोग करने वाला कोई ना कोई चेतन व्यक्ति ही है। इस संसार में जितनी भी चीजों को आप देखिए, हर चीजों का उपभोग करता कोई ना कोई चेतन व्यक्ति ही है। ये पेड़ पौधे जो हैं अपने लिए इनका नहीं है, इनका विकास जो है अपने लिए नहीं हुआ कि अपने उद्देश्य की सिद्धि करें, ये दूसरों के उद्देश्य की सिद्धि के लिए उत्पन्न हुए हैं। और जिसके लिए बने हुए हैं वह कौन है? चेतन पुरुष। जितनी भी चीजों को आप देख लीजिए, सेब का पौधा देख लीजिए, सेब का पौधा जो है सेब खाता है, खुद खाता है? नहीं, हम खाते हैं, हम लोग उसका उपभोग करते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपने देखा कि सांख्य दर्शन में पुरुष और प्रकृति दोनों में क्या अंतर है बताने का प्रयास किया गया। आज बस हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर कल हम लोग सांख्य दर्शन में विकासवाद को पढ़ेंगे कि सांख्य दर्शन किस प्रकार पुरुष और प्रकृति के संबंध की व्याख्या करता है, ठीक ना। पुरुष और प्रकृति दोनों का स्वरूप आप लोगों के सामने स्पष्ट हो गया कि पुरुष का क्या स्वरूप है और प्रकृति का क्या स्वरूप है। फिर हम लोग कल बात करेंगे कि सांख्य दर्शन में विकास की प्रक्रिया कैसे प्रारंभ होती है, ठीक है ना। बस।